मंच पर विराजमान पतंजलि योग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माननीय पंडित ओम नारायण तिवारी जी, गणित विषय के महान विद्वान माननीय भोला प्रसाद आग्नेय जी, आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवर्तित कार्यशाला के चतुर्थ दिवस पर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यशाला में शब्द विज्ञान पर अपनी बातें चल रही हैं। इससे पहले मैंने शब्द विज्ञान के संदर्भ में बहुत सी तुलनात्मक व्याख्यात्मक बातें कही हैं और आज हम प्रमुख रूप से सीधे व्याकरण का जो शब्द पर एक बहुत ही विशिष्ट महान सिद्धांत है, जिसको स्फोट सिद्धांत कहते हैं, उस विषय पर केंद्रित होकर अपनी बातें रखेंगे। स्फोट सिद्धांत व्याकरण का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। यूं कहें कि व्याकरण को स्फोट से पहचान मिली। व्याकरण को अगर जानना हो तो स्फोट के द्वारा उसको जाना जाता है। और पहचान मैं इसलिए कहता हूं कि बाकी अन्य जितने भी दर्शन हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय नहीं है। मात्र व्याकरण और मात्र संस्कृत व्याकरण को ही इसका श्रेय है कि एक नए स्फोट सिद्धांत की उन्होंने प्रवर्तन किया और उसको प्रतिष्ठापित किया। और इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि ये सिद्धांत महाभाष्य के पश्चात इतना धीरे धीरे प्रचारित और प्रसारित हुआ कि जितने भी उसके पश्चात बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे वो व्याकरण के हों या अन्य दर्शनों के हों अथवा साहित्य के हों, उन्होंने चर्चा अवश्य की और इस चर्चा के साथ साथ उन्होंने स्वीकार किया कि ये उनका विशिष्ट सिद्धांत है और इसलिए व्याकरण के जो लोग हैं वो महान विद्वान हैं। ऐसी बात सब लोगों ने प्रतिष्ठापित की। अब सोचिए कि महाभाष्य और वाक्यपरी के पश्चात भगवान शंकराचार्य जब यहाँ इस धराधाम पर आए तो उन्होंने अपने शंकर भाष्य में इसकी चर्चा की। तो ये मामूली बात नहीं है। शंकराचार्य जैसे महान विद्वान जिस सिद्धांत की चर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत प्रतिष्ठापित हो चुका था, बहुत सुपूजित हो चुका था। और इसके पश्चात जितने भी व्याकरण के ग्रंथ हैं, जो व्याख्या ग्रंथ हैं, उन सभी में इस स्फोट की चर्चा आई। और इसके पश्चात साहित्य के जो ग्रंथ हैं, उनमें भी स्फोट की चर्चा आई। काव्य प्रकाश मम्मट ने या आनंदवर्धन ने जो ध्वनि ध्वनियालोक का निर्माण किया, उसमें भी स्फोट की चर्चा आई। और इस स्फोट की बदौलत ही उनको प्रथमे वैयाकरणा अर्थात व्याकरण मालों में सर्वश्रेष्ठ ऐसा कहा और बताया गया है। तो इस प्रकार ये जो विषय है वह विद्वानों में और सभी प्रकार के विषयों के विद्वानों में वो परम सुपूजित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आजकल जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए स्फोट अथवा उस स्फोट में जो बातें कही गई हैं उसके प्रतिपादन अथवा व्याख्या अथवा आलोचना या समीक्षा के लिए हमारे पास ब्रॉड स्केल उपलब्ध है। विस्तृत मैटर और विस्तृत उपकरण संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा हम इस पर विचार कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने भी इसकी चर्चा की है उन सबको साथ में लेते हुए अपनी बातें कर सकते हैं। ये स्फोट की विशेषता रही है कि इस स्फोट का अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया। माने आप कमाल देखिए कि एक ही स्फोट को व्याकरण के लोगों ने प्रतिपादन भी किया और वेदांत के विद्वानों ने भी प्रतिपादन किया और वेदांत के शंकराचार्य ने उसकी समीक्षा भी की और व्याकरण के जो विद्वान हैं उन्होंने अद्वैत वेदांत के ढंग से भी प्रतिपादन किया और तंत्र शास्त्र की दृष्टि से प्रतिपादन हुआ। कितना प्रतिपादन सोचिए, है ना? एक ही बात को कितना विलक्षण और कितना ज्यादा प्रतिपादन है। तो इसलिए उसका महत्व तो कम नहीं है अपनी बात में। अगर हम स्फोट को शुरू करें और परापर्शंति मध्यमा वैखरी से अपनी बातों को लें तो ये पाते हैं कि परापर्शंति इत्यादि का विकास तो सबसे पहले वेदों से हुआ, क्योंकि वेदों में ही कहा है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, ये वेदों में ही कहा है। और गुहात्र्योनि निहिता नयनयन्ति, ये सब कहा है। तो उसके आधार पर
उन चारों का विकास हुआ। तो उद्गम या ओरिजिन तो वेद ही है, और वेद के पश्चात जब व्याख्या करना शुरू किया तो सभी ने उसकी व्याख्या की। निरुक्तकार ने व्याख्या की, चत्वारिपाद परिमिता बताने की, महाभाष्यकार ने व्याख्या की, और उसके पश्चात उसका नाम बता दिया कौन कौन से हैं। और उसकी जो व्याख्या पराप्रश्न इत्यादि की तो तंत्र वालों ने तंत्र की दृष्टि से की, वेदांत वालों ने वेदांत की दृष्टि से की, और नागेश भट्ट ने दोनों को इकट्ठा उपस्थापित कर दिया। मतलब वेदांत ने जो व्याख्या की थी उसको भी मंजूषा में लिखा हुआ है, और जो तंत्र शास्त्र की व्याख्या हुई उसको भी मंजूषा में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये कि उन लोगों ने जो व्याख्या की उस सबको सुपूजित माना, उस सबको प्रसिद्ध माना, तभी तो नागेश ने स्थान दिया। क्यों नहीं? इतने बड़े जो वैयाकरण हैं वो अगर किसी सिद्धांत को अपने ग्रंथ में रखते हैं, इसका मतलब है कि वो सिद्धांत सुपूजित हो चुका था, है ना। सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने उसको उसकी व्याख्या केवल पाणिनि दर्शनम करके व्याख्या की। पूरा लगभग पाणिनि दर्शनम में स्फोट की व्याख्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की। तो इस प्रकार से ये स्फोट की व्याख्या पराप्रश्न इत्यादि को लेकर हुई, और पराप्रश्न इत्यादि को वेदांत के विद्वानों ने मनोमय कोश के अंतर्गत रखा, और उसके पश्चात जो सूक्ष्म कोश जाते हैं उन कोशों में पश्चिमी इत्यादि को भी सूक्ष्मता से वहां पहुंच जाते हैं। तो ये है, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि केवल व्याख्या ही हुई है, आलोचना भी हुई है, और आलोचना भी होना अच्छा है ना। आलोचना होना भी अच्छा है। ये कहते हैं कि खुशामदी मित्र की अपेक्षा आलोचना करने वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है ना। खुशामदी व्यक्ति तो हर समय खुशामदी करता है, परंतु आलोचना करने वाला व्यक्ति अगर आलोचना के साथ कभी उसका समर्थन कर दे तो उसका वजन ज्यादा होता है। तो उन्होंने भी कहा जो आलोचना करते हैं, है ना, तो आलोचना भी अपने आप में अच्छी होती है। तो आलोचना भी की शंकर भाष्य में, शंकर भाष्य में आलोचना भी की। मैंने बड़ा विचित्र है, उसी दर्शन में आलोचना भी हो रही है और उसी दर्शन को मान के स्फोट का समर्थन भी हो रहा है ना। विचित्र नहीं लगता है? उसी को मान के उसी का स्फोट का भी आलोचना भी हुई, और पूरे अद्वैत वेदांत को लेकर के उसकी व्याख्या भी हुई। तो व्याकरण के लोगों ने सोचा कि जब ये तथ्य तत्व दर्शन के रूप में विकसित होता है तो अंत में तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से ही व्याख्या उसका सहारा है, ऐसा माना लोगों ने। या फिर ये लोगों ने माना कि अगर हम अद्वैत वेदांत की दृष्टि से लेकर हम अपनी बात को प्रतिष्ठापित करेंगे तो हमारा मूल्य बढ़ जाएगा, है ना। तभी तो ये हुआ है, तभी तो ऐसा हुआ है। तो उन्होंने अद्वैत वेदांत की दृष्टि व्याख्या की। तो मैं विभिन्न जो दर्शन है उनको क्रम से कहूंगा आपके समक्ष, व्याख्या भी करूंगा और आलोचना भी करूंगा कि उन दर्शनों ने क्या कहा है और उसकी आलोचना कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो न्याय आता है, न्याय आता है। तो न्याय ने तो हम जहां तक समझते हैं कभी समर्थन नहीं किया, अभी तो आलोचना ही की है। न्याय की जहां तक बात है उन्होंने आलोचना की है, क्योंकि स्फोट का अर्थ क्या होता है, स्फोट का जो सामान्य अर्थ है ना, जो सामान्य तत्व है उसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप इससे ऊपर पहुंच चुके हैं। स्फोट की जो सामान्य बात है वो सबको पता है, ये हम मान के चलते हैं, आपको सबको मालूम है। तो स्फोट के संबंध में जो व्याकरण का दृष्टिकोण था वो क्या है कि स्फोट ही अर्थ का प्रकाशक होता है ना। ध्वनि अर्थ का प्रकाशक, ध्वनि जो हम बोल रहे हैं, ध्वनि और शब्द, ये अर्थ का प्रकाशक नहीं होता, स्फोट अर्थ का प्रकाशक होता है। वास्तव में स्फोट से ही कोई अर्थ निकलता है। ध्वनि तो उसका व्यंजक होता है जो वास्तविक प्रकाशक है। तो ध्वनि व्यंजक है और स्फोट व्यंग्य है, और स्फोट उस अर्थ का प्रकाशक है। ऐसी मान्यता है स्फोट के संदर्भ में। तो व्याकरण वालों ने कहा कि स्फोट क्या होता है, तो कहा कि जो बाहरी दुनिया में आने वाले शब्द हैं उससे चलकर जो मनोमय कोश की वृत्ति बनती है, मनोमय कोश की वृत्ति बनती है वो वृत्ति है वैसे, और वृत्ति जो होती है वो ऐसी होती है कि उसमें सभी अक्षर एकाकार हो जाते हैं। अगर मैं पुरुष कहूं तो पुरुष बाहरी दुनिया में तो प उ र उ श के रूप में अलग अलग है, मगर मेरी वृत्ति में एक है ना। तो इसीलिए परेण वर्णा विद्यन्ते इत्यादि कहा गया कि वर्ण तो अलग अलग हैं
मगर मेरी वृत्ति में एक है। तो मेरी वृत्ति में जो एक बना वो एक अर्थ का प्रकाशन होता है, अलग अलग तो प्रकाशन हो ही नहीं सकता। मैंने उस दिन भी कहा था कि पा में तो कोई ताकत है नहीं, पू में तो कोई ताकत है नहीं, र में तो कोई ताकत है नहीं, पुरुष में ताकत है और पुरुष इस दुनिया में है नहीं, तो फिर कैसे होगा? वृत्ति में वो है ना। बाहरी दुनिया में पुरुष नहीं है और वृत्ति में पुरुष है, वृत्ति में पुरुष मौजूद है। तो वृत्ति में जो पुरुष मौजूद है उससे अर्थ की प्रतीति होती है। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले व्याकरण के लोग स्फोट बनाकर, है ना। जब स्फोट रूप पुरुष हो जाता है ना जी, जब स्फोट के आकार में, वृत्ति के आकार में पुरुष हो जाता है, तब उससे अर्थ का बोध होता है। ऐसा व्याकरण के विद्वानों ने कहा है। इसके विरोध में न्याय वाले कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, ये इससे अर्थ को बनाने की जरूरत नहीं है। पुरुष से अर्थ का बोध कैसे होता है? न्याय वाले कहते हैं, न्याय वाले कहते हैं कि स्फोट की जरूरत नहीं है। कैसे होना चाहिए? कहते हैं कि पूर्व वर्णानुभव संस्कार स्मरण सदृचीन अंतिम वर्णानुभव, है ना। वो लाइन थोड़ी बड़ी है और उसका अर्थ बिल्कुल बड़ा नहीं है। पूर्व वर्ण संस्कार स्मरण सदृचीन अंतिम वर्णानुभव, है ना, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि जो भी शब्द हमने दुनिया में बोला, क्योंकि कोई भी शब्द दुनिया में बोला तो उसमें से हर एक अक्षर तो तुरंत नष्ट होता चला गया, मगर अंतिम अक्षर जो आया, जैसे पुरुष बोला तो अंतिम अक्षर कौन है? शब्द जो आ, तो आ तो अंतिम, वो तो वर्तमान है ना, बाकी तो नष्ट हो गए, वो अवर्तमान है। तो पहले वाले जो नष्ट हो गए उसको जब उसने बोला तो हमारे मन में संस्कार उत्पन्न हुआ, है ना। और जब संस्कार उत्पन्न हुआ तो संस्कार से स्मरण भी होता है ना। संस्कार गुण होता है, उससे स्मरण होता है। तो संस्कार बन गया, उससे स्मरण हुआ। तो कहते हैं कि पुरुष में श में जो आ है उससे पहले वाले जितने अक्षर हैं उन अक्षरों का जो संस्कार बना और संस्कार के द्वारा जो स्मरण हुआ वो, और आ का जो अनुभव हुआ वो, उन दोनों से मिलकर अर्थबोध हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों जी? हमारे मन में तो संस्कार बना ना, स्मरण हो रहा है, तो स्मरण हुआ उससे बन जाता है और अंत में आया। तो अनुभव भी है और स्मरण भी, दोनों मिलके है ना। कौन कौन सा अनुभव है? अनुभव कौन सा है? केवल अंतिम अ। अनुभव कौन सा है? अंतिम आकार। और स्मरण कौन सा है? प-उ-र-अ-श, है ना। अब छोड़ के ये तो बीत गए, तो उनका स्मरण है। तो स्मरण और अनुभव को मिला के पुरुष शब्द के अर्थ बोध हो जाता है, ऐसा वो लोग कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो ये चीज संभव है कि नहीं है? इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होता ही है, ऐसा हो ही सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं लगती है। तो इस पर वे लोग प्रश्न करते हैं। कौन लोग? व्याकरण के लोग कहते हैं कि न्याय वालों की बात ठीक नहीं है। हाँ, जो न्याय वाले कहते हैं ना कि स्मरण और अनुभव होता है, तो न्याय वाले कहते हैं कि अनेक जगहों पर ऐसा देखा गया है। जो हम अनुमान करते हैं तो अनुमान में भी दोनों होते हैं। कौन कौन से? स्मरण भी होता है और अनुभव भी होता है ना। अनुभव काय का होता है? चाक्षुष अनुभव होता है, धूम दिखाई पड़ रहा है ना। स्मरण काय का होता है? धूम और वर्णी की व्याप्ति, है ना। धूम और वर्णी की व्याप्ति का स्मरण होता है। तो स्मरण भी हुआ और अनुभव भी हुआ। ऐसा होता है। न्यायवादी कहती सामान्य बात है, न्यायवादी कहती सामान्य बात है। स्मरण और अनुभव दोनों को मिला के प्रत्यक्ष तो होता ही है, इसमें कौन सी खास बात है? होता ही है। यहाँ पर भी स्मरण और अनुभव मिला के जाएगा। ऐसा कहने वाले कौन? न्यायवादी। और उसके विरोध में व्याकरण के लोग कहते हैं, व्याकरण के विद्वान, वो ये कहते हैं कि ये उसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो आप कह रहे हैं कि संस्कार से बन के स्मरण हुआ, है ना, वो संस्कार से हमको स्मरण हुआ। तो जो स्मरण होता है ना, वो जो संस्कार बनता है ना, वो क्या कहें, वो गड़बड़ रहता है, मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे, है ना। वो आजकल मोबाइल में रिसाइकिल पिन चलिए ना मोबाइल की जो रिसाइकिल पिन है ना,
उसी तरह का संस्कार है ना। रिसाइकिल बिन में जो डाल दिया जाता है वो आगे पीछे आगे हो जाती है ना, अब उनको कभी रिकवर कर लेते हैं परंतु वो आगे पीछे हो जाती है। तो संस्कार में जो बातें आई वो आगे पीछे होती हैं, हो सकती हैं। अगर आगे पीछे होती हैं, हो सकती हैं, तो राज बोलेंगे तो जरा की याद आने लगेगी, नदी बोलेंगे तो दीन की याद आने लगेगी। ऐसा प्रश्न व्याकरण के लोग उस संस्कार को करते हैं, है ना। परंतु हम यहाँ पर तटस्थ होकर पूछना चाहते हैं, केवल किताबी ज्ञान नहीं। आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है? आप यहाँ पर रहे, देख बोलते हैं हम लोग राज बोलते हैं, कितनी बार आपको जरा याद आती है? कभी नहीं। नदी बोलते हैं, कितनी बार आपको दीन ऐसा भ्रम हो जाता है? कभी नहीं, है ना। तो जो ये कहना है कि राज बोलेंगे तो जरा की याद आने लगेगी, नदी बोलेंगे तो दीन की याद आने लगेगी, अनुभव में तो नहीं आता ऐसा, है ना। और संस्कार को हटा के उनकी वृत्ति ले लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, मगर नाम बदलेंगे तो वृत्ति खत्म हो जाएगी, है। कुछ तरीका बताइए ना, आप अपनी क्षमता भी बताइए कि ये जो टेक्निक है उसके कारण से ठीक वही बोध होगा, और उस टेक्निक से बोध नहीं होता, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं कहते, हमारी वृत्ति से वो हो जाता है और उनके संस्कार से गटमट होता है ना। ऐसा अगर कहा जाए तो अनुभव में होता है कि नहीं देखना पड़ेगा, अनुभव में आता नहीं है ऐसा। और उनकी वृत्ति में ऐसी कौन सी खासियत है कि वो चीज ठीक हो जाती है ना। कुछ आपने टेक्नोलॉजी तो बदली नहीं, केवल नाम बदल दिया, उनके संस्कार को हटा के वृत्ति बदल दिया, है ना। तो इससे कैसे होगा, है ना। हम आपको समीक्षा करें क्योंकि आप हैर स्तर के हैं, इसलिए हम बड़ी आसानी से केवल उन्होंने जो कहा है वो कहना बहुत जरूरी नहीं है, हमें कैसा लगता है कहना जरूरी है ना। केवल उसमें किताब लिख दी उससे क्या होता है, हमको प्रकट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यही बात शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में कही, जो मैंने अभी कहा, जो मैंने अभी आपको कहा वही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं स्फोट एक वृत्ति होती है और उसका परिभाषा देते हैं कि अंतःकरणावच्छिन्न स्फोट, है ना। व्याकरण वाले स्फोट की परिभाषा क्या देते हैं? अंतःकरणावच्छिन्न स्फोट, अंतःकरण से अवच्छिन्न जित है वो स्फोट होता है, ठीक है। और सांख्य वाले जो व्याख्या करते हैं कैसे करते हैं? वो कहते हैं शब्दाकारित वृत्ति ही है, स्फोट नहीं होते, उसकी जगह पर शब्दाकारित वृत्ति कहते हैं, है ना। तो शब्द के आकार की वृत्ति बन गई। जब मैंने कोई चीज देखा तो वैसा ही एक फोटो मेरे यहाँ पर पड़ती है ना। जब मैंने आंखों से देखा तो पहली फोटो तो रेटिना में जाती है और रेटिना में जाके मस्तिष्क में जाती है। आप बैठे हैं, आप मस्तिष्क ज्यादा विद्वान हैं, आप बताएंगे। वो जो उन्होंने पत्ता देखा तो पत्ता से जो आंखों के रेटिना में चित्र बना ना, तो रेटिना में चित्र उल्टा बनता है और रेटिना से जब मस्तिष्क में गया तो उल्टा सीधा बन जाता है। कैसे? मोहर लगाइए, मोहर लगाए तो अगर वैसे का वैसे ही हो तो यहाँ पर उल्टा बनेगा, और उल्टा को फिर मोहर लगाए दूसरी बार फिर सीधा बन जाएगा, नहीं होगा भाई। मोहर से उल्टा चित्र बनेगा ना, और उस उल्टे को फिर दूसरी बार मोहर लगाइए फिर सीधा बन जाएगा। वही हाल यहाँ पर होता है, यहाँ पर मोहर लगती है दो बार मोहर लगती है, एक बार रेटिना में लगती है और दूसरी बार मस्तिष्क में लगती है। तो जब रेटिना में मोहर लगी तो उल्टा बन गया, और मोहर की मोहर लगी तो सीधा बन गया। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर वृत्ति बनी, तो वृत्ति बनने को उन्होंने क्या कहा? शब्दाकाराकार वृत्ति, है ना। और उस वृत्ति को पुरुष को अथवा ज्ञान को समर्पित कर दिया, तो हमें लगा कि वो ज्ञान हो जाता है ना। तो वो सांख्य वाले यही कहते हैं कि वो वृत्ति जो बनी वो तो जड़ है और ज्ञान जो चेतन है, उसका आपस में संपर्क हो जाता है। अब यहाँ पर यही बात है कि जो उन्होंने कहा अंतःकरणावच्छिन्न स्फोट, और सांख्य वालों ने कहा शब्दाकारित वृत्ति। शब्दाकारित वृत्ति से अंतःकरणावच्छिन्न स्फोट में क्या विलक्षणता है? तभी तो भिन्न होगा। अगर शब्दाकारित वृत्ति बनी तब तो कहेंगे कि आपने कौन सी खास बात बताई, वो तो सांख्य में लिखा ही है।
सांख्य में तो शब्दाकार विस्तृति कही है, आपने कौन सी खास बात बताई? तो व्याकरण वाले कहते हैं नहीं, विलक्षण है, हमारी जो स्फोट है वो उस वृत्ति से विलक्षण है, तो उस विलक्षण का प्रतिपादन करना पड़ेगा ना, उस विलक्षण का प्रतिपादन करना पड़ेगा, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर आपके विलक्षण है तो उस वृत्ति में जो खासियतें होती हैं उनसे भिन्न प्रकार की है ना। तो भिन्न क्या प्रकार की है? कहते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं कि दो बातें आएंगी, एक तो दृष्ट हानि होगी और एक अदृष्ट कल्पना होगी। अगर हम ये कहेंगे तो दृष्ट हानि होती है और अदृष्ट कल्पना होती है। दृष्ट हानि का मतलब जो भी हमने देखा उसको आपने माना नहीं। क्या देखा आपने? वृत्ति देखा। सांख्य में क्या लिखा हुआ है? सांख्य में क्या लिखा हुआ है? शब्दाकार का वृत्ति बनती है, यही देखा ना। यही तो सत्संग सिद्धांत सब लोग मानते हैं कि किसी वस्तु को प्रतिविष्ट कैसे होता है, तदाकार वृत्ति बनती है। पत्ते को देखेंगे तो पत्रकार वृत्ति बनेगी, पुस्तक को देखेंगे तो पुस्तकाकार वृत्ति बनेगी, शब्द को देखेंगे तो शब्दाकार वृत्ति बनेगी। तो पत्र और पुस्तक में तो आप कह रहे हैं कि हाँ वृत्ति बनती है, और शब्द की जब बात आती है तो आप कह रहे नहीं विलक्षण है। पत्र पत्रकार वृत्ति बनी, व्याकरण से पूछेंगे जब शब्दाकार स्फुट हो गया, पत्ते को प्रत्यक्ष कैसे हुआ? तो पत्ते में तो ही मानेंगे पत्रकार वृत्ति बने, पुस्तक में मानेंगे पुस्तकार वृत्ति बने। शब्द में कौन सी खास बात आ गई जो शब्दाकार वृत्ति नहीं कहते, दूसरा कहते हैं, है ना। प्रश्न होता है नहीं, ये प्रश्न क्या होता है? तो वेदांत में शांकर भाषा ने कहा कि दृष्ट हानि होती है, जो हमने पुस्तकाकार और पत्रकार में देख रखा है, आप उससे कुछ भिन्न मानते तो बताइए क्या भिन्न है? दृष्ट माने देखा, क्या देखा? पत्रकार वृत्ति देखा। क्या देखा? पुस्तकाकार वृत्ति देखा, है ना जी। पत्रकार पुस्तकाकार वृत्ति देखा, आप कहते हैं विलक्षण है, तो वो जो देखा उससे भिन्न हो गया, तो दृष्ट का तो हानि हो गया। और अदृष्ट कल्पना, अदृष्ट माने ऐसी विलक्षण वृत्ति जो कि हमने कभी देखी नहीं, ऐसी विलक्षण वृत्ति जो कि हमने कभी देखी नहीं, तो वो कल्पना होती है। हम लोग क्या कहते हैं कि जब पुरुष का पद होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसमें प अ उ र उ श का अनुवर्तन होता है, रकार वृत्ति बनती है। अब अगर विलक्षण है तो गौ के बोलने में द का अनुवर्तन होना चाहिए, तभी विलक्षण बनेगा। ऐसा कभी देखा है? गौ के बोलने में ग का अनुवर्तन होता है ना, है ना, द का अनुवर्तन तो नहीं होता। तो गकार का अनुवर्तन नहीं होना चाहिए, यदि वो लिखा है शंकर भाषा में, यदि यस्या बुद्धे गकारादिभ्य अर्थांतरम स्फोट, गौ है तो गौ में ग से भिन्न कोई स्फोट है, ग से विलक्षण है, तो आप ये सोचिए कि ग को हटा के द का अनुवर्तन होना चाहिए। होता है कभी ऐसा? गौ के बोलने में ग का अनुवर्तन होता है ना, द का अनुवर्तन तो नहीं होता है ना, तो कैसे विलक्षण हो गया, है ना। ये लिखा है शंकर भाषा लिखा है, शंकर भाषा में लिखा है, यदि यस्या बुद्धि गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोट, यदि ग से अर्थांतरम स्फोट है तो दकारादय इव दकारादय भी अस्या बुद्धि व्यावर्तेन, है ना, गकार हट जाएगा और दकार की अनुवृत्ति होने लगेगी। न तो तथास्ति, ऐसा तो नहीं है, विलक्षण कैसे हो गया, है ना। इत्यादि बातें उन्होंने शंकर भाष्य में लिखी हुई है ना। तो इसका वर्णन भी होना चाहिए। तो ये बात पूरी होगी। हम आगे बढ़ते हैं, लाइन खींच लीजिए, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे में ये कहेंगे कि वाक्यपदी में स्फोट का स्फोट की जो व्याख्या है वो किस प्रकार की, वाक्यपदी में जो स्फोट की व्याख्या वो किस प्रकार की। मैंने भी बताया कि वाक्यपदी में जो स्फोट की व्याख्या है वो अद्वैत वेदांत को लेकर की है ना। पूरा अद्वैत वेदांत उस स्फोट की व्याख्या में आ गया, है ना। पूरा का पूरा अद्वैत वेदांत उस स्फोट की व्याख्या में आ गया। तो सबसे पहले वाक्यपदीकार ने कारिका बनाई, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व में दक्षिणम विवर्त तीर्थ भावे प्रक्रिया जगतो यत्, सबसे पहला श्लोक है और उसमें अनादि निधनम ब्रह्म का शब्द तत्व ब्रह्म, शब्द तत्व ये ब्रह्म है और ये विवर्तते, ये विवर्त भाव को प्राप्त होता है, उससे पूरी दुनिया चलती है। तो हम यहाँ पर पूरे विस्तार के साथ आपको शब्द ब्रह्म और विवर्त जो होता है उसकी बात को बताने की कोशिश करेंगे, जबकि वैसे समय हो गया ये वाला, तो उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो इसमें सबसे पहले कहा है कि शब्द तत्व ब्रह्म, है ना, ये ही अद्वैत वेदांत की मान्यता से थोड़ा बढ़ गया,
मतलब यहाँ कहीं पर भी अद्वैत वेदांत की मान्यता का खंडन नहीं है, अपने को और बढ़ा दिया है, और से बढ़ा दिया है। जैसे कि मैं उस दिन कह रहा था कि वेदांत ने माना कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होता है, सत्स्वरूप होता है, चित्स्वरूप होता है और आनंद स्वरूप होता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि शब्द स्वरूप भी होता है, और शब्द स्वरूप कौन सा होता है? पारा शब्द स्वरूप होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो वही उस दिन कह रहे थे कि अस्तिपाति प्रियम इत्यादि जो कहा है उसके साथ नाम को ले रहे थे। तो हमने उस दिन बताने की कोशिश की थी कि अस्तिपाति प्रियम के साथ शब्द में नाम में ऐसी कौन सी समानता है जिसके कारण से हम उसको नाम को उसके अंतर्गत डाल दें। तो मैंने आपको उस दिन स्पष्ट किया था, हाँ स्पष्ट किया था कि इस विशेषता के कारण से वो कह देते हैं कि शब्द स्वरूप भी ब्रह्म होता है, ऐसा कह देते हैं। इस प्रकार से शब्द स्वरूप भी ब्रह्म होता है, ये ही व्याकरण की सबसे बड़ी विलक्षणता है। इससे पहले किसी ने नहीं कहा अद्वैत वेदांत में कैसा होता है, परंतु व्याकरण में ऐसा कहा कि शब्द स्वरूप होता है, ब्रह्म होता है, और सबने माना और सबने उसको स्वीकार किया कि नाम स्वरूप होता है। तो नाम में मैंने जो बात बताई थी आपको कि अस्तिघाती प्रेम में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि नाम के साथ जुड़ती है, वो हमने क्या बताया था? विभु होना, सर्वव्यापक होना, है ना, उसका वजन न होना, है ना, उसका वजन न होना, आयाम न होना, वजन न होना। जो आज के भौतिक विज्ञान के विद्वान है ना, वो द्रव्य का अचर गुण किसे मानते हैं? मान को, द्रव्य मान को। आजकल का जो विज्ञान है वो इंच से 1 इंच के करोड़वें हिस्से को देख चुका है, 1 इंच के करोड़वें हिस्से। और इसी प्रकार से क्या है वो, एंगस्ट्रॉम, क्वांटम डॉट, हाँ एंगस्ट्रॉम जो है उसको जान चुका है, इतना कम है। तो कम से कम जो हो सकता है उसका भी मान आजकल के भौतिक विज्ञान ने जान लिया है, और ये कहा है कि द्रव्यमान जो होता है वो किसी भी पदार्थ का अचल गुण होता है। अचल गुण का मतलब है अगर किसी वस्तु को आप चाहे गलाइए, चाहे जलाइए, चाहे डुबोइए, कुछ भी करिए, परंतु करने के पश्चात जो बचता है उसमें वे सब तत्व मिला दीजिए जिनके द्वारा वो भस्म बना है, तो उसका ठीक वही परिमाण होगा जिसका भस्म बनाया गया। द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, है ना। द्रव्य से, लकड़ी से भस्म बन जाती है, वो सब ठीक है, मगर द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का अचल गुण होता है, ये आधुनिक विज्ञान में माना गया है। तो इन सब में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनमें द्रव्यमान होना चाहिए, परंतु अस्तिभाति प्रियम और ब्रह्म जो है उसमें द्रव्यमान नहीं होना चाहिए, है ना। जो हमारे एनर्जी है, मैटर और एनर्जी दो होते हैं ना, मैटर में द्रव्यमान होना चाहिए, एनर्जी में द्रव्यमान नहीं होना चाहिए, है ना। एनर्जी में द्रव्यमान नहीं होता। क्वांटम वाली बात ध्यान रखिए, तो सामान्यतः यही है कि एनर्जी में द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति हो कि द्रव्यमान न हो, है, और ऐसी स्थिति हो कि वो किसी स्थान को न घेरने वाला हो, इत्यादि विशेषताएं अगर हो तो वो अस्तिवादी प्रियम के अनुरूप होगा। तो व्याकरण वाले जो है वो ये कहते हैं कि जो नाम है वो भी उसके अनुरूप है, नाम को भी वो अस्तिवादी प्रियम के अनुरूप बनाते बताते हैं, क्योंकि उसमें वो मानते हैं कि द्रव्यमान इत्यादि उसमें नहीं है ना, इत्यादि बातों को कहते हैं। इसलिए वो शब्द ब्रह्म को उसके अनुरूप स्थापित कर देते हैं। अगर हम चाहें कि भौतिक विज्ञान के अनुरूप उसको स्थापित करें तो इस सरणी से उसकी स्थापना हो सकती है ना। जितने भी द्रव्य के लक्षण आप भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे भी, तो उन सबको आप मिलाइए और देखिए, कोशिश कीजिए कि अस्तिवादी प्रेम से मिलता है कि नहीं, और नाम से मिलता है कि नहीं, है ना, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो उससे मिल करके वो चीजें बनती हैं। इसके पश्चात वहां पर विवर्तते कहा, विवर्तते, इसकी व्याख्या हम अगले चरण में करेंगे।